और मोटरसाइकिल डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स के पास, फिर नेक्स्ट टॉप विल बी ट्रैक्टर्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस फॉर मोटर बाइक्स। सो अब आपके पास पूरा एक रोड मैप बना हुआ होगा। इट इज़ वेरी कॉमन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन द डेवलप्ड इकॉनमीज, जहाँ पे हम सब जानते हैं सोनी का हाई डेफिनेशन टेलीविजन 10 साल से बना हुआ था, और चूंकि पिछली इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट नहीं निकली थी और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई थी, तो उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट को 10 साल रोक के रखा। देन फाइनल लॉन्च आफ्टर 8 years। हालांकि उनके पास हर चीज रखी हुई थी इन दे डिजाइन की, ये करना है। सिमिलरली एट टाइम्स यू स्टॉप अ प्रोडक्ट टू बी लॉन्च बिकॉज वो प्लान ऑब्सोलेंस का वक्त नहीं होता, और बाद दफा आप लॉन्च करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए। ठीक है, तो मार्केट साइजिंग किया आपने, उसके बाद क्या किया आपने? मार्केट सेगमेंटेशन की। फ्रॉम दैट यू सिलेक्टेड टारगेट मार्केट। किस लिए सेलेक्ट किया आपने? Where can you get the maximum profit? Where can you penetrate easily? Which is the best market for you? ये सारे सवाल के वो जवाब दे। And once you've done that, फिर आप क्या सेलेक्ट करते हैं? फर्स्ट आपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट कर ली जो कि 75 करोड़ रुपए की है। Can you approach that immediately? Why? What is the next logical step after you've done market sizing, segmentation, selected the target market? What is the next logical step? Make a list of potential customers. Absolutely. You look at the opportunity size. कि आप कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं, ठीक है? And you make a list of customers whom you want to deal with. जब आप कस्टमर्स देखते हैं तो टॉप 10 कस्टमर्स आपने देखे, आपने उनकी मार्केट साइजिंग की, उनकी रिक्वायरमेंट देखी, फिर आपने अपनी देखी रिसोर्सेज क्या है कि मेरे पास अभी 2 करोड़ रुपए हैं, 4 करोड़ रुपए हैं, या मुझे बूटस्ट्रैपिंग करनी है। हम एक और कॉन्सेप्ट को टच करेंगे, फंडिंग लाइफ साइकिल। यहाँ जनरली लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, पैसा कोई नहीं लगाता, दुनिया भर में कहीं लगाता, क्यों लगाता? We'll discuss that when we come to the financial part. Remind me if I forget. ये फंडिंग लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, ठीक है जनाब? वो कर लिया आपने। अच्छा, अब हमने काम क्या किया? हमने अपने कस्टमर को देखा, हमने एक मार्केट को आइडेंटिफाई किया। सेकंड फेज में हमने जाके क्या किया? मार्केट साइजिंग की। उसके बाद हमने क्या किया? सेगमेंटेशन की। उसके बाद हमने क्या किया? टारगेट मार्केट ढूंढी। पूरी टारगेट मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो वी गो फॉर अ अपॉर्चुनिटी साइज। टॉप 10 कस्टमर सिलेक्ट किए, ठीक है? और फिर आपने जब उन कस्टमर्स को सेलेक्ट कर लिया आपने, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? शुड वी स्टार्ट डेवलपिंग द प्रोडक्ट फॉर देम? शुड वी डिजाइन द सॉल्यूशन फॉर देम? व्हाई नॉट? सबसे पहले maybe USP, सेल्फ प्रोपोजिशन। वो बाद में आएगा, भी करते हैं इसको, अभी जल्दी मैं टेल यू व्हाई। फिर क्या करना चाहिए? टू अप्रोच आप अप्रोच कर रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है, आपने कह दिया ये ठीक है, ये मार्केट है, इसके पास में जाऊंगा जनाब, ये मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटोमोबाइल के इनके लिए बनाना है, ये 5000 की डिवाइस है, ये डीलर्स हैं, उनको सेल करूँगा 3000 में। अच्छा, अब क्या करना चाहिए जो अमूमन लोग यहाँ पे नहीं करते? साइन कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या है साइन करो कॉन्ट्रैक्ट? अभी तो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन भी बनी है। You need to identify their problem. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया स्पेसिफिकली ये डिवाइस देंगे, इससे इनको ये फायदा होगा, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी डोंट डू इज, मैं अपना कभी भी आई नेवर डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, नेवर डू दैट। कहेंगे यार इतना पढ़ाया है, 15 मिनट ज़ाया किए, मार्केट साइज तो करते क्या? No, I follow the same steps. But when I am ready and when I feel that my product is ready for my customer, I go and study their customers. Because end of the day, that product is going to be benefiting their end user. It may not be end user. It
मे बी कस्टमर होता है, एंड यूजर कहीं दिहाड़ी में बैठा हो, वो भी करते हैं। वो भी जब आप when you reach 10-15 years down the road, then you will be doing on a multi level आपके research and customer requirement study, but that is a little later. अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो always whenever you are developing a product or a service for a customer, always keep the customer in mind. So once you feel you have signed a contract, understood a company like Leroy Brothers, आप लीरो ब्रदर्स के लिए एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, उनसे आपने ट्रैक किया, उनसे आपने अपनी रिक्वायरमेंट को स्टडी किया और आपने कहा पोर्टल तैयार है जी। फिर क्या होगा? फोन आना शुरू होंगे, यार वो कुछ लोगों ने कहा इसमें अगर ये बटन भी डाल दें, कुछ लोगों ने कहा इसमें ये ऐड कर दीजिए। वेरी स्मार्ट कस्टमर एंड वेरी वैल्यूबल कस्टमर, होलसेल एप्लीकेशन थी, होलसेल रोलर सर्विस के लिए। इदरीस भाई कह रहे सखर से कि इसमें 2 सेक्शन और डाल दें। उसमें नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा, बिकॉज व्हाट यू डूइंग अगेन गोइंग बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड एंड अगेन डूइंग इट। और पैसे कौन देगा उसके? सॉफ्टवेयर कंपनी तो आपकी जेब से ही जाता है, ठीक है। एक दफा फंस गए तो फिर फंस गए। तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा आसानी होती है कि एक दफा डिसाइड हो गया, लेकिन बाहर फिर भी ट्राई टू डेवलप अ प्रोडक्ट, ऑलवेज फोकस ऑन डेवलपिंग कस्टमर नीड। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है बताऊं मैं आपको? इसका फायदा ये होता है कि द मोमेंट जब भी आप सिर्फ अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाते हो, तो जो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और जो बिल ऑफ इन्वेंट्री होती है, इट इज बेस्ड ऑन इतने रुपए का ये, इतने रुपए का ये। अच्छा ठीक है यार, 140 रुपये का बन गया, इसको 240 दे देते हैं और आप बहुत खुश वापस आते हो। 80% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग एज अ टेकी। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, अब आप कहते हैं कि मेरी इस डिवाइस से इसको 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा, 50 करोड़ का फायदा होगा, तो आप ब्लैकमेल नहीं कर रहे हो। बेसिकली यू अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू क्या है फॉर योर कस्टमर, एंड देन यू कैन डिक्टेट योर प्राइस। आई गिव एन एग्जांपल, मैंने 2000 में हबीब बैंक को ऑटोमेट किया, 2000 ब्रांचेस, और उस ज़माने में VPN बनाया। अगर टेक्नोलॉजी को जानता है तो समझता है VPN क्या होता है। पार्कनेट था, तो मैंने पार्कनेट के लोगों के पास गया, MD के पास और लोगों के पास, मैंने कहा कि मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, कनेक्ट हबीब बैंक ऑल ओवर द कंट्री ओवर योर नेटवर्क। तो ये भी तक याद है, नूरुद्दीन बखारी साहब थे इस ज़माने में, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर, IT मिनिस्ट्री के अंदर मेंबर थे, ओवर आपके चेयरमैन ऑफ PDCL, जी रेफरेंस दिया था। कहना कि यार अगर मैं खुद साइबर नेट यूज़ करता हूँ, तू मुझसे अगर हबीब बैंक को पॉकेट पे कनेक्ट करेगा, अरे हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हम जानते हैं। सो वी डिड इट, बट हबीब बैंक आस्क्ड अस टू कनेक्ट द ब्रांचेस। तो आई वेंट टू द प्रपोजल कि हम आपको कनेक्ट कर देंगे ब्रांचेस को, नेटवर्क बना देंगे। उन्होंने 180 ब्रांचेज दे दी, बुल्लूमंद, ये बिल्कुल बलूचिस्तान के बॉर्डर, ईरान के बॉर्डर पर, खाशगिर वो भी चाइना के बॉर्डर पर, सबसे जो तगड़ी ब्रांचेस थी उन्होंने हमको दे दी, ये आप ये करके दिखाएं। तो हमने 6 महीने में कर दिया। बट व्हाइल आई वाज डेवलपिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्किंग, मैंने एक काम और किया, आई स्टडीड द ब्रांचेस। और जब मैंने प्रेजेंटेशन दी जाके महमूद को, कहने लगी प्रेजेंटेशन में एप्लीकेशन कौन सी है? मैंने सर हमने एक एप्लीकेशन आपके लिए बनानी थी ब्रांच ऑटोमेशन की। उस वक्त तक 80 ब्रांच ऑटोमेटेड थी और 2000 में एक ब्रांच ऑटोमेशन यूज्ड टू बी कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए। सॉफ्टवेयर, देन कनेक्टिविटी और ISDN, और ISDN के ज़माने में डिजिटल DSS था, उसके ऊपर 14 से 40 रुपये किलोमीटर। तो कोई सोचता ही नहीं था कि हम सारी ब्रांचें ऑटोमेट करेंगे। हमने 2 PC रख के VPN बना के कनेक्ट कर दिया। जब एप्लीकेशन देखी तो वो आधे घंटे की प्रेजेंटेशन थी मेरी, वो 3 घंटे चली। उसमें CFO बुला लिए गए और SCDP बुला लिए गए। कहीं तो फर्स्ट क्लास चल रही है एप्लीकेशन यार, ये तुमने कैसे बनाई? मैंने कहा आपकी जो मैनुअल रजिस्टर्स हैं उनको देखा, बिकॉज मेरा कस्टमर उस वक्त कौन था? बैंक नहीं, मेरा उस वक्त कस्टमर वो था द बैंकर, इसको PC यूज करना था।
अगर वो हाल उठा लेता तो कुछ नहीं होता। तो ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसको लोगों ने यूज़ किया। मैं कहता 180 ब्रांचेज में चलना शुरू हो गई, आपने इजाज़त नहीं दी, हम डेटा नहीं ला सकते। कहना कल से शुरू करो यार, माइनर चेंज करा के वो किया हमने। और फिर हमने पूरे 1 साल में बैंक को ऑटोमेट कर दिया। आसान एप्लीकेशन थी। कोई 500 लड़कों को हायर किया, 180 सिटीज़ रखा और हर शहर में हर शहर का बंदा रखा। कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान से लिया आएगा। और माशाल्लाह वंडरफुल टीम। तो ये तो हो गया कस्टमर, बिकॉज उनको सेल करना सबने ले लिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप ये क्या कि आई वेंट टू ऑल दी हबीब बैंक कस्टमर्स व्हिच आर लाइक रीनो ब्रदर्स, पार्क सुजुकी, पीएसओ, जिनके लिए वो कैश कलेक्शन करते हैं। अब कैश कलेक्शन के लिए जो डिपॉजिट स्लिप थी वो 80 कैरेक्टर की थी। चाहे महमूद है, चाहे आप अयाज हैं, 80 कैरेक्टर। सो वी वेंट टू 40 कंपनी, वी सेड कि यार तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? कहते हैं हाँ होती है, हम चाहते हैं ये डेटा भी आ जाए। तो कितने डिजिट की होनी चाहिए? तो किसी ने 450 की डिज़ाइन की हमारे लिए, किसी ने 500 कैरेक्टर डिज़ाइन की। डिज़ाइन करके एप्लीकेशन बना ली और एक ट्रायल रन किया। बहुत पसंद किया बिकॉज एप्लीकेशन तो मेरी चल रही थी ब्रांच में ना, लोग लेके आते। कहना गिव प्रेजेंट टू हबीब भाई, कहना यार ये आपने तो हमसे, बाय दैट टाइम वो सो आपके उनके साथ काम कर रहे थे कि नाराज तो कोई नहीं हो, नहीं कहने की क्या चीज़ है। तो आई गिव प्रेजेंटेशन, मैंने कहा भैया प्रेजेंटेशन बन गई है, देखिए आप। कहने से क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा अभी आप चार्ज करते हैं 20 रुपये पर डिपॉजिट स्लिप। नाउ योर कस्टमर इज विलिंग टू पे 100 रुपीज़। बस वैल्यू आ रही ना, सेम डे आ रहा है, 0 डे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। पीएसओ के डैशबोर्ड के ऊपर जब खुली वो शीट, कहना यार सब कुछ इसके अंदर है, कितना डीजल चाहिए, कितनी गैस चाहिए, किस डीलर को चाहिए, किस चेक नंबर से आ रहा है। So marketing was happy, finance was happy, and that's how we bank started charging 80 से 100 रुपये per deposit slip, and that allowed me to make some money too. वरना अगर वो मुझे अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देते और मैं उनको बना के दे देता तो क्या मुझे उतने ही पैसे देते? वो 5 आदमी लगे, 6 महीने का काम है, अगर 5 लाख रुपये ले लो, 50 लाख रुपये ले लो, ठीक है। So when you understand your customer, then you really understand the potential of your application, your product, and that is where you start making real money and you become your customers real partner. अब फिर मुश्किल होगा कि they would leave you for another smart software company, then you are there for a long haul, ठीक है। मगर डेवलप करना पड़ेगा आपको कंटिन्यूसली। तो ये आप कस्टमर इंडिकेट मार्केट साइज और इसको करते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट क्यों डिजाइन की थी? हमें एंड यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं पता। सो आर वी नाउ मोर एजुकेटेड? सो लेट्स स्टार्ट विद मार्केट नीड असेसमेंट। द सेकंड स्टेप इज मार्केट साइजिंग। देन व्हाट वी डू? सेगमेंटेशन। देन व्हाट वी डू? Target market. Select the target market. जो सबसे ज़्यादा है। Along with that, we also make a roadmap कि जाना किस तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने opportunity size देखी, फिर हमने top 10 कस्टमर तलाश किए, 20, whatever the number is, there is no right number, 10, 20 आपने तलाश की, and after that what we do? End users. So now we have an idea of what our customer would need and how this product would benefit their customers, जिसके लिए वो लेने जा रहे हैं। और जितनी भी प्रेजेंटेशन में आप ये बातें करेंगे उनसे, they will be more comfortable because they would know that they are not talking only to a software or an IT company or any company that you have. So this is the first step. अब आप आए describing your solution. Now you are in a position to write your product or solution checklist। क्या स्पेसिफिकेशन होंगी उसकी, क्या फीचर्स होंगे उनके, क्या फंक्शंस हैं, फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और what else can you write? Absolutely, the most important, features, functions and benefits. So you do your feature, function, बेनिफिट। नाउ आपके पास एक खाका तैयार हो गया कि प्रोडक्ट की शक्ल क्या होगी।
Should we go out and start manufacturing or developing a product? Why not? Commercial and technical feasibility ये आपके पास अभी नहीं है। तो commercial and technical feasibility नहीं आपके पास अभी। नहीं, अभी तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात हो रही है, अभी ऑपरेशन में गए नहीं है, ये सब आप पेपर पे लिख रहे हैं बैठे, अभी सिर्फ आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी ऑफ कंपैरेटर्स। पहले क्यों नहीं किया? अच्छा जब पाकिस्तान का कंप्यूटर देखते, उसका सर्किट बोर्ड लेते, उसका डिजाइन लेते, उसका सॉफ्टवेयर लेते और छाप देते वही चीज। उससे बेहतर करना, हाँ, उससे बेहतर करना। नहीं, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बेहतर भी कर लेंगे। फर्स्ट कीजिए, आपने एक मदरबोर्ड देखा, उसको आपने देखा, डिजाइन किया, आपने 2-4 चीजें आगे पीछे की, ठीक है, बेस्ड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है और आपने बना दी चीज को। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन है ना, वो खत्म हो जाती है और 2-3 जुगाड़ू बंदे होते हैं जो आपको कमा के देते रहते हैं। नीचे वाले फिर आपके पास सब एवरेज लोग रहते हैं कि यहाँ हमारी कदर नहीं है, दे मूव आउट, मोस्टली दे मूव आउट ऑफ द कंट्री। इतने रह जाते यहाँ पे, सब वही रहते हैं कि ठीक है यार, दाल रोटी मिल रही। इदरीस भाई चैंपियन है, सेठ के गरीब भी हैं, वो अगले साल तक कोई नया यूपीएस बना लेंगे, काम चलता रहेगा, हमें तनख्वाह मिलती रहेगी और बोनस मिल जाए, दुआ करो साल पूरे घर लग जाता है बोनस की दुआओं में। इनोवेशन कोई सोचते ही नहीं। And जब तक nations do not innovate, they cannot succeed. Innovation does not mean success guaranteed. It will have failures. That is the whole idea. Because you innovate to fail and then again innovate to fail and then finally you succeed. But in that process, आपकी पूरी कौम की साइकी चली जाती है। फिर आप बैठ के आपस में, अगर यंग लोग हैं तो मूवीज और मोबाइल डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, अगर खवातीन हैं तो मेरा सुल्तान डिस्कस नहीं हो रहा होता है, अगर सेठ हैं तो एसआरओ डिस्कस नहीं हो रहा कि नया एसआरओ आया है, इसमें 25% बचेगा, जब यहाँ से कमा लेंगे, 4-5 मिलके $10 इस तरह कमा लेंगे, ठीक है। तो साइकी कौन पीछे की होती है, ये फिर भी कमाते हैं, तो सब अपना 2 नंबर काम दुनिया भर में होते हैं, बट जनरल फोकस इज ऑन इनोवेशन एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू कल्टिवेट सर, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एवरीवेयर। जब भी कोई प्रोडक्ट आप बनाने जाएं, ऑलवेज हैव 3 टीम्स हु आर मेकिंग दैट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल, बट द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट सोल्यूशन डिजाइनिंग के ऊपर, दे शुड बी मिनिमम 3. Let them compete. Take some time out. मैं जब अपनी एप्लीकेशन अभी बैंक के लिए 2001 में डेवलप करना शुरू की थी, तो इट वॉज VB6। 6 साल में उस कंपनी से मुंसलिक रहा, अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, बट आई डोंट वर्क देयर एनीमोर। 6 सालों में प्रोडक्ट वाज ऑन C#। एक टीम थी 3-4 लड़कों की जो हर वक्त नई टेक्नोलॉजी थी माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी करती रहती थी और प्रोडक्ट को अपग्रेड करती रहती थी, और टीम चेंज होती थी, ये सारी टीम काम करेंगे, सारी टीम काम करेंगे, सारी 4 काम करेंगे, एंड एवरी ईयर वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाया करती थी। उससे क्या था कि पूरी टीम एक्साइटेड रहती थी कि यार ये ऐसा नहीं खाली VB में एक एप्लीकेशन बन गई और वो चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, मनी चेंजर चलाया जा रहा है, उससे कोई फिगर ही नहीं कि कल स्विफ्ट से कनेक्ट करना है, कल उससे कनेक्ट करना है। So you must have 2 to 3 teams working on that. Let them come out with this, with an idea, so product design, and then reward them. Let them discuss with each other, क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे। फिर आप कंपटीशन को स्टडी करते हैं। कंपटीशन को आप लेट स्टडी क्यों करते हैं? आखिर में आगे आ जाए बेटा, आगे आ जाए, आगे आ जाए, कोई बात नहीं, इधर आ जाए प्लीज। तो आप फिर प्रोडक्ट डिजाइन के बाद कंपटीशन को स्टडी करने की वजह आखिर में ये है, नेक्स्ट स्टेप में, एक तो ये कि इनोवेशन नहीं रुकता। नाउ यू आर रेडी टू बेटर अप्रिशिएट योर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट एज वेल।
जिसने अपने हाथों से मेहनत से काम किया, वो कोई दूसरे की हाथ की कमाई से उसकी समझ में आता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड लॉजिकली कि ये क्यों हुआ होगा, एंड द चांसेस ऑफ computing becomes much more better. Why? Because by doing that, while you're understanding what do they have as an edge over you, आपके मुकाबले में वो बेहतर कहाँ है, आप एक और चीज उनके बारे में समझ रहे हैं. What is that? That is their weaknesses. Because it's good to know your customer strengths, but it always helps you if you know their weaknesses. क्योंकि आप खुद गलती ना करें और फिर कल जाके उसी के ऊपर आप उनसे compete कर रहे होते हैं, right? So once you have done your comparative analysis, then the next step is, what is the value proposition? Anyone? So what is it for me? Me meaning? Me as in the consumer and user. What is the benefit for the customer? ठीक है, अब हमने बात की थी कि डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, आपने डेवलप किया, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड किया, डिज़ाइन कर लिया आपने एक चीज़ को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपने कस्टमर को स्टडी कर लिया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपने अपनी चीज़ों को कर लिया, फिर आपने कंपेटिटर्स को देखा, उनके आपने प्रोडक्ट्स को देखा, उनके आप वर्किंग प्रोसेसेस को देखा, उनके आपने बेसिकली सेल्समैन को देखा, आपने हर चीज़ को स्टडी किया, सिर्फ प्रोडक्ट स्टडी नहीं करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम, किसके साथ कारोबार ज़्यादा कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें जब आपने स्टडी कर ली, तो अब आपने देखा है कि कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है. गिव यू ब्रीफ एग्जांपल, होती क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट कीजिए आप, यू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की कीमत है 1 लाख रुपए, बट दिस इज स्पेशलाइज्ड मोटर विच ओनली वर्क्स इन रिफाइनरीज, ऑयल रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर. And there is this customer by the name of Pakistan Refinery, जिसके पास 1000 मोटर्स लगी हुई हैं, 6 साल से 7 साल से. And now probably the next 2 years or 1 year or 3 months or 6 months they want to replace it. So now you need to see the value proposition of your electric motor for this refinery. तो पहला काम क्या है जी कि 1000 मोटर्स हैं, आपकी एक मोटर की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, तो कितने हो गए ये? 1 million. सॉरी 1 बिलियन हो गए. 1 लाख रुपए की आपकी अपॉर्चुनिटी हो गई आपकी साइज. अच्छा, अब आप देखा कॉम्पिटिशन जो है वो बेच रहा है 1,30,000 का, ठीक है, तो ये 1 अरब 30 करोड़ हो गए. कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगी कि बाय बाइंग आवर मोटर्स यू विल बी सेविंग 30 करोड़ रुपए. ये तो बेसिक वैल्यू प्रोपोजिशन होगी कि कस्टमर विल सेव 30 लाख करोड़ रुपीज इफ दे गो फॉर योर मोटर्स, ठीक है. नेक्स्ट चीज क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर, वो ये है कि कस्टमर की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या इसके ऊपर है. तो एक तो वैल्यू प्रोपोजिशन हो गई प्राइस के ऊपर. दूसरी वैल्यू प्रॉप कहाँ हो सकती है इसमें? कोई है एनडी का इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? हम मौलाना साहब बोलिए, क्या कहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहा है, उसको कहाँ बेनिफिट मिल सकता है? EFDs यूज करेंगे तो कम, क्या नाम है आपका, करंट यूज होगा. और एक्सीलेंट, कम करंट यूज होगा. तो गैस ऐसे ही कहते हैं 30% आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हुई. आपको केबल भी जो है कम कॉस्ट का लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कम होगी इसकी, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो भी कम. स्ट्रक्चर कम हो गया. तो अब आपने वैल्यू प्रॉप को कैलकुलेट किया, पहले तो प्राइस के ऊपर, चलो कि समझ में आ रहा है इसको 30 करोड़ का फायदा होगा. बट अगर 30 करोड़ का फायदा हुआ
और आपकी मोटर जो है उसके मुकाबले में कंपटीशन की मोटर जो है 30% मोर एफिशिएंट है और बिजली का बिल हर महीने 10,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो वाकई होगा क्या कि यहाँ से 30 करोड़ सेव किए, वहाँ से उसने 30 करोड़ रुपये सेव कर लिए बाय बाइंग एन एक्सपेंसिव मशीन में, और अगले 3 साल के अंदर उसको 1 अरब रुपये वहाँ से सेव हो गए। तो जो कुछ उसने इन्वेस्ट किया वो उसकी कॉस्ट प्लस सेविंग दोनों निकल आई आपकी 3 साल के अंदर। तो जनरली व्हेन पीपल गो एंड कम्युनिकेट करते हैं जी हमारी चीज़ जो है ना उससे 10 रुपये कम है, बट मोस्टली वी डू नॉट कैलकुलेट दी लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रॉपोजिशन, उसकी बेनिफिट है। फिर एक और चीज़ बड़ी चीज़ बताई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या है। केबल स्ट्रक्चर लाइट वेट है, वो कुछ आपने देखा उसके अंदर। फिर एक और चीज़ आती है इसके अंदर, जो अपना कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं वैल्यू प्रॉप लिखते वक्त, लेकिन आप उससे कंपेयर करें ना वैल्यू प्रॉपोजिशन, व्हेन यू कंपेयर विद द कंपैरेटर्स, कस्टमर को क्या फ़ायदा, उससे भी हो रहा है हमसे भी हो रहा है। पता चला ना कि उनका एक इंजीनियर हर वक्त ऑन साइट रहता है, ठीक है, तो आपको वही करना पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनके पास लीड टाइम जो है 3 दिन है। दे कीप देयर स्टॉक इन कराची, और पीआरएल की ये रिफाइनरी जो है ये फर्स्ट की सक्खर में है, एबल क्लासन पे है। तो यू कैन एनहांस योर वैल्यू प्रपोजिशन बाय सप्लाइंग अ कपल ऑफ मोटर्स ऑन साइट, ठीक है। बाय सप्लाइंग इट ऑन साइट, वो जो उनको डाउन टाइम की वजह से लाखों रुपए का नुकसान होता है वो आप सेव कर लेते हैं। तो कस्टमर के पास एक चेकलिस्ट है, वो लिख रहा है कि अगर इसी साल की मोटर जो है 30 लाख रुपये सस्ती है, लेकिन यार ये साल के 3 करोड़ 60 लाख रुपये ज़्यादा खर्च करेगी 30 करोड़ रुपये, ठीक है। तो 3 करोड़ यहाँ लिखे उसने 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख यहाँ लिखे उसने। इनका इंजीनियर है, इनका इंजीनियर नहीं है, इनके स्पेयर पार्ट्स हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है, इनके मशीनरी यहाँ पे रहती है, इनकी नहीं रहती है, ठीक है। इस कंपनी की हर साल 3-4 कोई नई इनोवेशन आ जाती है, इससे सेविंग हो जाती है। ये चाइनीज मोटर लगा के चले जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि बस आप करते रहें। तो वैल्यू प्रॉपोजिशन जो है ना, तो अभी तक इसलिए आप डिजाइन बोर्ड पे नहीं गए थे, इसलिए आपने अभी अपनी प्रोडक्ट को बनाना नहीं शुरू किया था, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली तो हो सकता है, टेक्निकली यू मे बिकम एक्सीलेंट, यू विल डू अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट उसकी कस्टमर के पास क्या है। अभी हम कस्टमर भूल जाए, सिर्फ इसी को याद रखें, अगर इसी को देखें, तो जब तक इन चीज़ों को आप असेस नहीं करेंगे यू कैन नॉट गो ऑन द ड्राइंग बोर्ड, भले आप अपने कंपैरेटर को इतना अच्छा समझते हो, राइट। तो आप जनाब वैल्यू प्रॉपोजिशन लिखी, इकोनॉमिक बेनिफिट लिखे, सिर्फ कॉस्ट नहीं होता है। जनरली इंजीनियर्स थिंक ऑफ दैट, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपको वो 50,000 वेबसाइट बना के दे रहे हैं, हम 45 में कर देंगे, कहाँ होस्ट कराओगे, कितना डाउन टाइम आएगा, हम आपकी एप्लीकेशन 15 लाख बना के दे देंगे, कितने लोग आपके पास हैं, 30 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, अगर छोड़ के चला गया तो फिर क्या करोगे। तो कस्टमर इज इवैल्यूएटिंग यू एंड यू मस्ट लुक एट वैल्यू प्रॉपोजिशन एज अ स्ट्रिंग ऑफ बेनिफिट्स टू योर कस्टमर, not as a or 2 or 3, but a string of benefits that are all attached with each other, and end of the day उसको bottom line कैसे बोला है। आप कितने सस्ते हो जाएं, आप कितने इंजीनियर रख दें, लेकिन अगर हर मशीन आपकी मोटर में से 1000 मशीन मोटर में से रोजाना 2-3 पटाखे मारेगी, वो आपसे कभी नहीं लेगा। They want a sustained, से कहना चाहिए, performance. So you do your value proposition, understand the economic benefit for the customer. Chale, let's start again. We started with, first thing was market need. Second was market sizing. Then what we did was market segmentation. Segmentation के बाद हमने क्या किया? Selected a target market और different target market जो आपकी हैं.
फिर हमने क्या किया, Make the list of the top Opportunity. दोनों चीजें सही हैं, रोड मैप एंड अपॉर्चुनिटी साइज। अच्छा देखिए इसका फायदा क्या होता है, जब आप एक मार्केट साइजिंग करते हैं ना, तो फिर पूरी टीम ऑटोमेटिकली इस बात पे तैयार हो जाती है कि आगे क्या करना है, तो एक दो लोग रोड मैप के ऊपर भी लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आपने अपॉर्चुनिटी साइज आपके पास आ गई, अब आपने क्या करना है, अभी आस्ती ने चढ़ाने का वक्त नहीं आया, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, नहीं ना, तो फिर हमने क्या किया, Make the list of top customers. Value proposition. प्रोडक्ट सोल्यूशन डिजाइन करना शुरू करो, मेक 3 टीम्स। अगर सोल्यूशन डिजाइन हो गया तो मार्केट जा सकते हैं, व्हाई नॉट, बिकॉज वी हैवंट लुक्ड एट आवर कंपैरेटर्स, है ना, हमने भी कंपैरेटर्स को भी देखा है, और जब कंपैरेटर्स को देख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या एक चीज का नाम है, string of activities, and at every activity you are competing against your competitor and you have to be good। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि फिर लोग कंपेयर नहीं करते, कहते नहीं यहाँ से जो आ जाएगा अच्छा आ जाएगा, and they don't mind paying you extra as well, ठीक है, because आप इतना insignificant आपकी कॉस्ट होती है कि वो it doesn't matter। तो आपने जनाब कर लिया आपने, अच्छा